जुदा होती सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। मेरे साथ आज ख़ास बातचीत में एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने मदरसा से तालीम हासिल की और इस वक्त वो सियासत में अपना एक मकाम रखते हैं। बिहार में मुसलमानों के रहनुमा हैं, आरजेडी के कदावर लीडर हैं और एमएलसी भी हैं। लगातार बिहार के मुसलमानों, दलितों, कमज़ोरों और तमाम लोगों की आवाज़ को उठाते हैं और इस वक्त राष्ट्रीय जनता दल के अहम रहनुमा तेजस्वी यादव के वो नहायत नज़दीकी भी हैं। हम बात कर रहे हैं कारी सुहैब साहब की। कारी सुहैब साहब, मिलत टाइम्स में खुशामदीद। आपका बहुत शुक्रिया। आप सियासत में हैं और सियासत में आप एक अलग पहचान के साथ रहते हैं, टोपी, कुर्ता, दाढ़ी, पैजामा, सब कुछ के साथ। तो क्या आपको सियासत करते वक्त इन सब चीज़ों की वजह से किसी तरह के भेदभाव का तो सामना नहीं करना पड़ता? असल में सबसे पहले मिलत टाइम्स का शुक्रिया, और मिलत टाइम्स जो मज़लूमों की आवाज़ बनी हुई है उसके लिए मैं मिलत टाइम्स को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और रहा सवाल सियासत की बात अब बता रहे हैं, मैंने हमेशा जो है सियासत को इबादत समझकर किया है और ख़िदमत करने का ज़रिया मैंने सियासत को समझा। सियासत का मतलब ये नहीं होता है कि आप ये बन जाइए, वो बन जाइए, ये मार लीजिए, वो पछाड़ लीजिए, नहीं। ये तो ख़िदमत का एक ज़रिया है। और मेरे वालिद रहमतुल्लाह अलैह, कारी नसीम साहब रहमतुल्लाह अलैह जो है जी, वो हमेशा हमको समझाते थे। उनकी तरबियत ही मेरी ज़िंदगी का सब कुछ है। मेरे हर तरह के उस्ताद, ये वो जो कह लीजिए, मेरे वालिद रहमतुल्लाह अलैह हमेशा कहा करते थे कि बेटा दुनिया का कोई भी काम करो, नियत कर लो कि हम इबादत कर रहे हैं। उससे कुछ गलत काम भी नहीं हो पाएगा और इबादत का सवाब भी मिल जाएगा। अब कपड़ा भी पहनो तो ये समझो कि ये भी मेरी इबादत है। सियासत में बड़ा अमल दखल होता है, एक मजबूत बैकग्राउंड का, सियासी बैकग्राउंड का। बाप एमएलसी है तो बेटा भी एमएलसी, एमपी है तो बेटा भी एमपी या किसी पार्टी का लीडर है। आपके वालिद मोहतरम एक मदरसे के उस्ताद थे और मशहूर कारी थे, उनका एक मकाम मर्तबा था, बेपनाह उनके शागिर्द भी हैं। तो आप कैसे सियासत में आए? नहीं, सियासत में आने की वजह ये रही कि सबसे पहले मतलब मेरे वालिद रहमतुल्लाह अलैह वो कारी थे और एक बहुत ही बेहतरीन इंसान थे। वैसा इंसान मुझको नहीं मिलता है कहीं। उनकी एक खूबी थी कि किसी के भी परेशानी में वो खड़े हो जाते थे। बहुत बड़े समाजी खिदमतगार भी थे वो। कोई आया, निकल गए उसको लेकर। किसी की बेटी की शादी है तो निकल गए 10-20 जगह लोगों से मिलवा के उसको शादी के सारा सामान करवा दिया। कोई मजबूर है, कोई बीमार है, और जितने भी लोग बीमार होते थे उनको पता चल जाए, उनको देखने ज़रूर जाते थे, चाहे वो 50 किलोमीटर जाना पड़े, 100 किलोमीटर जाना पड़े, लेकिन जाते थे। तो लोगों की परेशानी में खड़ा होना, लोगों की मुसीबत में खड़ा होना, ये हमने अपने वालिद से सीखा है, उनको देख करके। तो एक तो ख़िदमत का जज्बा मेरे वालिद में था तो मैंने वही सीखा, मैंने वही देखा। और अब रहा कि हालांकि मेरे वालिद नहीं चाहते थे कि मैं सियासत में जाऊं। सच्चाई ये है कि जब वो सो जाते थे तो हम पीछे के दरवाजे से घर में घुसते थे। उनको बुरा लगता था, उनको लगता था कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्यों जाते हो इसमें। तो हम नहीं थे, लेकिन कई लोगों से वो पूछा करते थे कि भाई ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो लोग उनको समझाते थे कि नहीं वो अच्छा कर रहा है। लेकिन जब हम यूथ के प्रेसिडेंट बन के आए, हम तेजस्वी यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और उनकी पूरी फैमिली को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझको पहचाना। मेरे वालिदान के दुआओं की बदौलत उन्होंने मुझे पहचाना और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। तब जाके मेरे वालिद को एतबार हुआ। और जब मैं गेट पे गया था तो घर गया था तो गेट पर रोक के उन्होंने मुझे कहा था कि बात में दाखिल होइएगा, पहले मेरी बात सुनिए। आप सदर बन के आए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। इस जगह पर बैठ के किसी के साथ जुल्म मत कीजिएगा, किसी के साथ बुरा मत कीजिएगा, वगैरह वगैरह जो उनकी तंबी होती थी। जी। तो वो सारी बात कह के तब उन्होंने मुझे घर के अंदर दाखिल होने दिया। वो बाप थे और लाजवाब इंसान थे। मैं क्या कहूँ, उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी, मैं बीच में भूल गया था, कि हर इंसान को ये लगता था कि सबसे ज़्यादा मुझको ही मानते हैं।
एक कामयाब इंसान की पहचान भी होती है, जिनके ताल्लुकात है हर एक को लगता है कि वो सबसे ज़्यादा मुझको ही मानते हैं। कहीं भी चले जाइए, आज उनको दुनिया से गए हुए 5 साल हो गए तकरीबन, अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन आज भी कहीं जाइए तो लोग उनका नाम लेकर के 10 मिनट बोलते ही रह जाते हैं। तो बहुत कुछ उन्हीं से ही सीखा है। उनके जैसा बनना तो मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है, बिल्कुल, लेकिन कोशिश करते हैं बिल्कुल कि उनकी बातें याद करते हैं, उनकी जो ये होती, उनका जो हुक्म होता था, हमेशा एक एक चीज़ दिमाग में घूमता रहता है हर वक्त। बहरहाल तो जो कुछ सीखा उन्हें सीखा, और मुझे लगता है कि सियासत में आने के लिए किसी की ये ज़रूरत नहीं है। सब लोगों के, किसी के वालिद MP MLA होंगे तो उसके बेटा को बनने में क्या बुराई है भाई, जाहिर सी बात है कि क्यों नहीं बनेगा। लेकिन हम लोगों के साथ कोई बैकग्राउंड नहीं था। हाँ, हमारे चचा डॉक्टर समीर साहब थे, वो भी जनता दल के समझिए कि फाउंडर मेंबर में से थे। ये अलग बात है कि MLA MP वो नहीं हो सके, लेकिन बहुत ही नेक दिल इंसान थे और समाज में बड़ी इज्जत थी उनकी। बड़े बड़े सीनियर लीडर भी उनके अजीज़ रहे हैं। कर्पूरी जी हमारे घर पे कई कई दिन रहे हैं। कई बड़े बड़े समाजवादी लीडर हमारे घर पे आकर रहा करते थे। कर्पूरी जी वगैरह का एक बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको बोलना मुनासिब नहीं है, तो लोग कहेंगे कि भाई आप ये कर रहे हो। कर्पूरी ठाकुर और कर्पूरी ठाकुर जी, हाँ, तो हमारे घर पे बड़ा ये सब जो आना जाना घर पे लगा हुआ था नेताओं का, जॉर्ज चीफ जी, मिनिस्टर्स का। नीतीश जी, इन लोगों को मैंने देखा है। जब समता पार्टी उन्होंने कायम किया था तो ये दोनों आदमी मेरे घर पे आते मेरे चचा से मिलने के लिए। तो यही सब जरिया बना का, यहीं से वो जॉर्ज जी और नीतीश जी ने बहुत समझाया मेरे चचा को लालू जी के खिलाफ, राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ, कि आप मेरे साथ आ जाइए समता पार्टी में। मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था, मुझे थोड़ा बहुत याद है कि सुबह से शाम तक ये दोनों मेरे चचा को समझाते रह गए थे। मेरे चचा सिगरेट पीते थे, वो लपेटने वाला जो पहले होता था, वो बार बार निकालते थे और पीते थे, और मेरे चचा उनको समझाते रहे कि आप गलत कर रहे हैं। लेकिन मेरे चचा भी नहीं माने और वो लोग भी नहीं माने। वो लोग तो फैसला कर ही चुके थे। मेरे चचा को शाम तक समझाया, लेकिन मेरे चचा एक लाइन कहते रहे कि लालू जी का जो विचारधारा है हम उससे अलग नहीं हो सकते। और आखिरकार वो नहीं माने, वो दोनों चले गए वापस। तो आप पढ़ने के ज़माने में भी आ गए थे का सियासत में? कहा ना कि सियासत में आने के लिए आपको किसी पैरवी की, किसी इसकी ज़रूरत नहीं है। आपका मिजाज अगर खिदमत का है तो वही सियासत है। खिदमत ने कहा ना कि खिदमत का ज़रिया मैंने समझा सियासत को। शुरू से मैं भी यही लोगों की खिदमत का मिजाज रहा, उसका भला उसका भला। पढ़ने के ज़माने में ही हमको याद है कि तकरीबन 2000 में या 1999 में शायद एक विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो उसमें कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई थी मुजफ्फरपुर से जी। तो वहाँ कांग्रेस पार्टी के MLA बने थे अरविंद कुमार मुकुल। तो वो जब आए वोट मांगने मदरसे में, तो मैंने चैला लेकर रगेद दिया था। उस वक्त बाबरी मस्जिद की शहादत हुई थी, कांग्रेस के खिलाफ एक ज़बरदस्त माहौल बना हुआ था। माहौल था। तो हम लोगों के अंदर भी बचपना था जो सुनते थे। बड़ा हंगामा हुआ था। हमारे उस्ताद कारी अलीमुल्ला साहब, मरहूम बेचारे अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, बड़ी मानते थे हमको। तो हमारे एक उस्ताद थे जो अभी बहयात हैं, उन्होंने बड़ी पिटाई की मेरी कि भाई एक मदरसे में सही बात था कि कोई आदमी आया है, वोट देना ना देना मेरा काम है, लेकिन इस तरह से जलील करना कहाँ से मुनासिब है। तो हमको पिटाई लगी ज़बरदस्त। तो हमारे उस्ताद कारी साहब को बहुत बुरा लगा, कारी अलीमुल्ला साहब को। उन्होंने उनसे झगड़ लिया, उनमें पटका पटकी हो गई कि भाई क्यों मारा इसको। तो बहरहाल तो सब हालात से बाखबर रहते थे, अखबारों पढ़ते थे आप पढ़ने के ज़माने में भी? कहा ना कि पढ़ने के ज़माने में भी कहीं ना कहीं जब आपका मिजाज खिदमत का हो जाता है तो सारी चीज़ों की खबर रखनी पड़ती है। तो आपने RJD को क्यों चुना? बिहार में कांग्रेस पार्टी भी थी, JDU भी, दूसरी पार्टियां भी, तो राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव की पार्टी ही क्यों? देखिए, शुरू से राष्ट्रीय जनता दल का जो एक विचारधारा रहा है, बचपन से हम लोग जो इसके बारे में सुनते आए, देखते, और मेरे चचा भी इसी पार्टी में थे तो ज़्यादा इसको समझते थे। और कांग्रेस पार्टी का एक अलग, आज भी कांग्रेस पार्टी की सियासत आसान नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना कि कांग्रेस को भाजपा कभी नहीं हरा सकती है, ना हराती है। आज भी कांग्रेस को ही हराती है। हम लोग तो देखते हैं ना सब जगह, हम तो सब चुनाव में देखते हैं। अब अंदर से ज़्यादा बिहार में 2020 में तो अब सरकार बन गई थी,
लेकिन कांग्रेस का मामला ये होता है कि भाजपा हारे, इससे ज़्यादा उनको परेशानी ये होती है कि भाई जो क्षेत्रीय दल है वो हारे, वो क्यों नहीं हार रही है। भाजपा आ जाए मंजूर है, मगर क्षेत्रीय दल नहीं आए। तो हमने 20 में भी देखा है कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं बने, इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने इंटरनली बहुत बड़े लीडरों में, राहुल गांधी में किसी तरह का कोई ये नहीं है। राहुल गांधी तो खैर लाजवाब, वो बेचारे दोनों भाई बहन अकेला लड़ रहे हैं। उनकी पार्टी में भी खुद राहुल गांधी कह चुके हैं कि हमारे यहाँ खाकी चड्डी वाले लोग भरे हुए हैं। तो हमने देखा कि वहाँ किस तरह से नीतीश कुमार के भेजे हुए लिस्ट पर टिकट बांटा गया और किस तरह से हारने के लिए छोड़ दिया गया कि भाई सरकार ना बने किसी तरह से भी। तो हम सब चुनाव में देखते हैं कि कांग्रेसियों का, अभी भी देखिए कांग्रेसियों से आप बात कीजिएगा तो खाली उसको कोई बात नहीं, खाली लालू जी तेजस्वी जी के खिलाफ, खाली लालू जी तेजस्वी जी। अलायंस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है दोनों अलायंस पार्टी। अभी हम बता रहे हैं ना, जो इन लोगों की जो खाकी वाले लोग हैं उसमें मेरा, अच्छा एक बात समझिए आप, आखिर क्या वजह है कि तमाम मीडिया, तमाम पॉलिटिकल पार्टी सब लालू जी के खिलाफ हुआ करते थे, अकेला लालू जी लड़ते थे। इसी तरह अभी आप गौर कीजिएगा, जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी मीडिया के लोग हैं, सब लोग तेजस्वी जी के खिलाफ होते हैं। हमारे अलायंस में है वो भी, जितने लोग हैं सब तेजस्वी जी के खिलाफ ही क्यों? एक रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। क्या वजह है? एक ही वजह है, इस देश में तेजस्वी यादव जी एक ऐसा लीडर है, या लालू जी एक ऐसे लीडर हैं जिनसे भाजपा डरती है। भाजपा जानती है कि इनकी बिसेले दांत को तोड़ने का मादा किसी में है तो वो लालू जी तेजस्वी जी में है। लेकिन भाजपा को तो अखिलेश यादव से भी डर लगता होगा, ममता बनर्जी से भी डर लगता होगा। सबसे है, लेकिन तारीख गवाह है, सबने कहीं ना कहीं इंटरनल एक्सटर्नल सौदा किया। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं सब हुआ। पहले भी ममता बनर्जी भी एनडीए में रह चुकी हैं, उनके हम विचारधारा पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, मैं एक बात कह रहा हूँ। लेकिन रह चुके एनडीए का पार्ट। लेकिन सबने कहीं ना कहीं ये किया कि एक अकेला लालू जी तेजस्वी जी, कभी अंदर से भी अगर उनसे वो समझौता कर लेते तो आज इन लोगों पर कोई केस नहीं होता। आप समझिए ना, पूरे बिहार में 32 हेलीकॉप्टर घूम रहा था और अकेला एक हेलीकॉप्टर से तेजस्वी जी सबको नाको चने चबवा दिए कि नहीं चबवा दिए? बिल्कुल। 2020 में 32 साल का नौजवान, और इनकी नानी याद करा दिया अकेला तेजस्वी जी ने। अगर सब लोग ईमानदारी से लगते, कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से सीट बांटती या सीट लेती, एक तो जबरदस्ती 70 सीट ले लिया और उसके बाद लिया तो कैंडिडेट भी जैसे तैसे दे दिया। तो मैं, चूंकि वो बड़े लोगों का मामला, उससे ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि तेजस्वी जी इतना संघर्ष सड़क पर क्यों कर रहे हैं, ये समझने की बात है। आज अगर वो चाह ले आज तो 24 घंटे के अंदर वो मुख्यमंत्री का शपथ ले लेंगे, 24 घंटे के अंदर। जिससे नीतीश से हाथ मिलाने के लिए या बीजेपी से हाथ मिलाना होगा। भाजपा 2 मिनट में बुला के दे देगी। जब अजीत पवार के 70,000 करोड़ वाले केस खत्म हो सकते हैं, 1,000 करोड़ का जो उनकी संपत्ति है वो ईडी फ्री कर सकती है, केस खत्म कर सकती है, तो तेजस्वी जी, लालू जी तो उनसे बहुत बड़े लीडर हैं, कोई तुलना ही नहीं है। उसको भाजपा पूरे देश में भजा लेगी। क्या मिनट लगेगा तेजस्वी जी, लालू जी, पूरे परिवार का सारे केस खत्म कर, तो वॉशिंग मशीन है ना भाजपा। लेकिन फिर आरजेडी की तो पहचान भी खत्म हो जाएगी, जो आपका फिर आरजेडी की जो पहचान है, जो शनाख्त है, वो खत्म हो जाएगा, आपका वोट बैंक खत्म हो जाएगा। वही तो कह रहा हूं आपसे, वो मतलब नहीं है। मतलब ये है कि तेजस्वी जी जैसे नौजवान संघर्ष करने को तैयार हैं, लेकिन भाजपा के विचारधारा के खिलाफ लड़ाई को रोकने के लिए तैयार। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि तेजस्वी जी कोई संघर्ष नहीं कर रहे, लालू यादव जी ने बना करके दिया है, तेजस्वी जी को विरासत में मिली है सियासत, बस उसका फल खा रहे हैं ये। अच्छा ठीक, वही तो मैं कहा आपसे कि कौन लोग बोल रहे हैं। आखिर पूरे देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टी हों या तमाम लीडरान हों, मतलब लीडरान या अखबारात हैं या मीडिया के जो भी लोग, वही तो मैं कह रहा हूं, पहले ही कहा ना कि आखिर सब के सब तेजस्वी जी के ही पीछे क्यों पड़े हुए हैं। डर लगता है उनको कि लालू जी ने अकेले
इनकी छठी का दूध याद करा दिया और फिर तेजस्वी जी वही काम करेंगे। तो आपके लिहाज से ज़्यादा खतरनाक कौन है? तेजस्वी जी मेहनत नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी जी के इतना सारे लोगों ने वहाँ मैंने सुना है सुप्रिया सुले जो शरद पवार की बेटी है उनसे इंटरव्यू हो रहा था, उनसे कई सवाल पूछा कि सबसे फलाने लीडर कौन, फलाने लीडर कौन, उनसे पूछा कि देश के सबसे मेहनती लीडर कौन, तो कहा तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव की मेहनत नहीं दिखाई पड़ रही है लोगों को। अब कैसी मेहनत होती है भाई? अभी आपने देखा नहीं 24 के इलेक्शन में डॉक्टर ने उनको मना कर दिया, ये कमर का क्या उखड़ गया था, ये सारा चल नहीं पा रहे थे, बेल्ट लगा करके सुई लेकर के पूरे बिहार और झारखंड में उन्होंने हेलीकॉप्टर से दौरा करने का काम किया। एक एक दिन में हमारे विधानसभा चुनाव में एक एक दिन में 17 से 19 20 सभा किया। मामूली बात है, करके दिखा दे कोई दूसरा लीडर, कह देना आसान है। तेजस्वी यादव के इतना मेहनती लीडर, हमको दूसरा और कोई बताइए। लेकिन तेजस्वी यादव पर यह भी इल्ज़ाम लग रहा है कि जो आरजेडी का एक रवायती अंदाज था MY समीकरण, मुस्लिम यादव वोट, तेजस्वी यादव इसको बदल रहे हैं, मुसलमानों को थोड़ा सा दूर कर रहे हैं। वो भी राहुल गांधी की तरह सेकुलर बनने की कोशिश कर रहे हैं, यादव और दूसरे लोगों को साथ मिलाकर चल रहे हैं। ठीक, ये इल्ज़ाम कौन लोग लगा रहे हैं? फिर वही लोग लगा रहे हैं जो उनको टारगेट करते हैं, या इस तरह का शोषा छोड़ करके परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तेजस्वी यादव ऐसा करते तो मुझको बताइए कि कारी सुहैब जैसा लोग MLC होता, और हमको बताइए। पैसा दिया होगा आपने, पैसा लेकर के MLC बनाया जाता है। मेरा तो नॉमिनेशन का खर्चा भी तेजस्वी जी ने दिया है, नॉमिनेशन का खर्च ही नहीं दिया, बल्कि जो जिसके ऊपर केस होता है तो उसको ऐड देना पड़ता है। तो मेरे ऊपर भी 6 केस, वो सारे केस आंदोलन के, CAA से लेकर के सारा पोस्ट वगैरह के सारे केस थे, रोड जाम ये वो। तो ऐड देने के लिए तकरीबन 7.5 लाख रुपया जो लगा, वो भी पैसा उन्होंने ही दिया। बड़ी मेहरबानी आपकी तेजस्वी यादव। क्या हमारे रिश्तेदार तो नहीं है, उन्होंने देखा कि भाई ये लड़का है इस लायक है, किया। बहरहाल बड़ी मेहरबानी तो उनकी है ही है। मुझे ये बताइए, हिंदुस्तान का कोई स्टेट बता दीजिए, कोई पार्टी बता दीजिए जिसने एक बार में 2 मुसलमान को MLC बनाया हो। इस बार 2024 में 2 मुसलमान, अब्दुल बारी सिद्दीकी और फैसल अली साहब, दोनों एक ही बार गए। हमारे यहां 4 MLC मुसलमान हैं, तकरीबन हमारे यहाँ 13 MLC हैं। 13 में मुझे लगता है कि 5 जो है वो चुन के आए हैं, ठीक है। 1 2 3 हाँ 4 9 या 10 चुन के आए हैं, ठीक है। सॉरी 9 या 10 चुन के आए से, चुनकर जो इलेक्शन होता है उसमें से 4 हैं, तो वोट 40%, भाई बता रहे हैं 40% हो गए हिस्सेदारी हमारी। वोट तो आपको 90% मिलता है, मतलब 40% की हिस्सेदारी हो गई। हमारी आबादी 18% 16% है, हिस्सेदारी कितनी हो गई MLC में? 40% हो गई। अब बताइए कि कहां से वो पीछे कर रहे हैं। उसके अलावा आप जब कहीं देखेंगे, जितने बिहार में कितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है या देश में, कश्मीर को छोड़ दीजिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी को बता दीजिए कि उसके जिला अध्यक्ष कितने मुसलमान होंगे। हमारा राजद का देख लीजिए कितने मुसलमान हैं, कितने संगठन में कितने होंगे, और भी जितनी जगह पे है। अभी हमारी सरकार थी 17 महीने की, तकरीबन 23 लोगों को आयोग में एडजस्ट किया गया मुसलमानों को। उसमें ज़्यादा, उसमें भी 70% लोग पसमानदा समाज के थे। 70% लोग पसमानदा समाज के थे, 70 से भी ज़्यादा, और मुसलमान। आप जब स्टेज लगे जहां पर तेजस्वी जी बैठते हो, उसमें देख लीजिए कि कितने मुसलमान बैठते हैं। दूसरे किसी पॉलिटिकल पार्टी में आप बता दीजिए। तो अगले इलेक्शन में भी ये ट्रेंड बाकी रहेगा, क्योंकि अब बिल्कुल अब जो नया ट्रेंड चल रहा है, तो बता देता हूं, तेजस्वी जी मुसलमानों या दलितों, पिछड़ों, कोई भी हो, खासतौर से अपने मुसलमानों की बात की इसलिए मैं कह रहा हूं कि कभी ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को नजरअंदाज करने की कोशिश की हो जरा सा भी। तेजस्वी यादव की जो सोच है, जो फिक्र है, मैं बहुत नज़दीक से देख रहा हूं उनको 2010 से।
वो इतने बड़े सेकुलर लीडर हैं कि हिंदुस्तान में उनसे बड़ा सेकुलर लीडर जो एक बार जब हुकूमत कर लेंगे ना, सीएम जब बन जाता है, तब आदमी को समझ में आता है। अभी डिप्टी सीएम भी थे, तो डिप्टी थे, लेकिन फिर भी कितने काम उन्होंने किए हैं। हम लोग विधान परिषद में इतनी आवाज़ उठाते हैं, सरकार में रहते हुए सरकार के खिलाफ बोलते थे मुस्लिम इश्यूज़ पर, हम लोग को तो कभी नहीं कहा कि हाँ क्यों बोलते हैं आप, बल्कि हम लोग जब बोल के जाते थे, अगल बगल लोग कहते थे कि आज तो कारी जी जो है एकदम सरकारे पर हमला बोल रहे थे। तो तेजस्वी जी बोलते थे ठीक तो बोल रहे थे, क्यों नहीं बोलेंगे। आप अपने लोगों की आवाज़ जम के उठाइए, एकदम उठाइए। बल्कि दूसरा लोग, अगर मुझे ये ऐसा महसूस हुआ कि दूसरे लोग उनको ये सुना करके मेरे खिलाफ भड़काना चाहते थे, तो तेजस्वी जी और उस पर मोहर लगाते थे। मतलब वो पसंद करते हैं कि कोई उनसे इख्तलाफ करे, उन पर सवाल उठाए, उनसे सवाल पूछे। बिल्कुल, वो कहते थे कि आप अपनी आवाज़ को उठाइए, मजबूती से उठाइए, क्यों नहीं उठाइएगा। और कितने मसाइल उन्होंने हल किए। अब क्या कुछ बड़े मसाइल जो उन्होंने हल किए हो बताइए। GNM ANM और नर्सिंग वगैरह जो होता है कॉलेज, उसमें मुसलमानों के फाइल लंबित पड़े हुए थे, कोई नहीं हो रहा था। 10 साल से, चूंकि भाजपा की सरकार थी, हो ही नहीं पा रहा था। इस बार जब तेजस्वी जी हेल्थ मिनिस्टर बने, तो कितने मुसलमानों का उन्होंने सब NOC किया, सबको दिया, परमिशन दिया, सबका खुला। कम से कम 10, 12, 15 मुसलमानों के कॉलेज खुले। अभी जो उर्दू अनुवादक, सहायक अनुवादक की बहाली हुई है, ये तेजस्वी जी की देन है। 1000 से ज़्यादा लोगों का हुआ है ना उर्दू में जो हुआ है। मैं उसकी लड़ाई लड़ता रहा मुस्तकिल। तेजस्वी जी ने उस वक्त किस तरह आपने लड़ाई लड़ी, उसकी क्या था? विधानसभा में लड़ा, विधानसभा के बाहर लड़ाई लड़ा, लगातार मैं लोगों से मिलता रहा। मदरसे का मामला हुआ, सालों से तनख्वाह नहीं मिल रही थी, तेजस्वी जी ने उस पर किया। अभी आपको जो मैं लगातार सदन के बाहर भी लड़ाई लड़ता रहा। अभी आपको जो बिहार शरीफ में दंगा हुआ था, उस दंगे में जो मदरसे को वहाँ पैसा मिला है, ये तेजस्वी जी की देन है। तो नीतीश कुमार खुद क्रेडिट ले रहे हैं कि उन्होंने ले रहे हैं। वो तो पूरे बिहार में 5 लाख लोगों को नौकरी में, उसकी क्रेडिट वही ले रहे हैं। तेजस्वी जी ने बैठ के मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट किया, कहा उनसे कि सर मदरसे वाले को पैसा दीजिए, मदरसे को जल गया है। उन्होंने कह के करवाया। नीतीश जी साक्षी, अब जिस भगवान को मानते हैं उस भगवान को साक्षी रख के ये कहें कि बात गलत है। मैं जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ। मिरान हैदर एक नौजवान का नाम है, आपकी पार्टी के जिम्मेदार भी थे। दिल्ली दंगा के बाद उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया, UAPA लगाया, जेल में बंद है। इल्ज़ाम है कि आप लोग कहीं से उसका कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसका साथ नहीं दे रहे हैं। तो बहुत आसान बात है, उनके घर वालों से कोई पूछ ले। पहली बात तो ये है कि हम लोग उनको, मैं खुद बजाते खुद मैं उनको पहले भी समझाया करता था। खैर बचपना था, वो नहीं माने। जब पुलिस उनको तलाश रही थी तो भी मैंने उनको समझाया, नहीं माने। बहरहाल उनको ये एहसास नहीं था कि इस देश में मुसलमान हैं आप। बहरहाल तो, लेकिन जब वो गए, आदरणीय मनोज झा जी राज्यसभा सांसद, देश के बड़े लीडर हैं और बहुत बड़े सेकुलर लीडर हैं, उनकी लड़ाई छुपी हुई नहीं है। वो गए, थाने पे गए, माननीय तेजस्वी जी ने ही उनको फ़ोन किया, उनको खबर दिया कि ऐसा ऐसा मामला हो गया है, तो आप ज़रा जाइए। वहाँ गए, थाने पे गए, फिर कोर्ट में भी गए। अगर हमारे राज्यसभा सांसद थाने में नहीं जाते तो पता नहीं लोग मार के क्या हाल कर देता उस बेचारे का। वहाँ गए, फिर कोर्ट में भी गए, फिर हमसे भी बातचीत हुई। उस वक्त हम कोरोना में थे। बहरहाल उसके बाद हम आके मिले भी उनसे। अब ये हर चीज़ मीडिया में नहीं दी जा सकती है ना। वो मिले न जा करके, जो लोग आसानी से। मैंने तो पूछा मिरान हैदर से कि भाई जेल पर मिलने उन लोग गए, तो लोगों ने पूछा कि भाई ऐसे ऐसे लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर। उन्होंने कहा कि भाई वही लोग लिख रहे हैं कि जो जब हम थे वहाँ जामिया में तो ये सारे लोग हमारे मुखालफी लोग थे। आज जब हम जेल में हैं तो ये लोग हमसे हमदर्दी होने लगी, ये लोग लिखने लगे मेरे बारे में। तो ये सब चीज़ों में दम नहीं है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो बाहर आएंगे तो मैं उनको कह दूंगा
और आप उनको बुला करके इसी मिल्लत टाइम्स में आप उनसे इंटरव्यू कर लीजिएगा और सारी बात उनसे ही पूछ लीजिएगा। मुझसे जो पूछ रहे हैं बेहतर भी है कि उनसे ही पूछिएगा। बिल्कुल। और वो सारी बात बताएंगे कि हमारी पार्टी किस मुस्तैदी के साथ उनके साथ खड़ी रही है। बहुत सारी बात हम नहीं बोल सकते हैं। अभी केस चल भी रहा है। केस चल रहा है और पार्टी हमारी किस तरह से खड़ी रही है ये बोलना अच्छी बात भी नहीं है। अच्छा, ज़रा चलते हैं बिहार की सियासत में। इलेक्शन नज़दीक है, तो क्या दोबारा जेडीयू और आरजेडी का अलायंस होगा या इस बार कोई चांस नहीं है? देखिए, सवाल ये है कि आरजेडी और जेडीयू के अलायंस की बात नहीं है यहाँ। आरजेडी तो अपने विचारधारा पे हमेशा अडिग रही, खड़ी रही और आज तक खड़ी है। नीतीश जी को पता नहीं कब क्या जागता है, कब क्या सो जाता है, पता नहीं। वो हमेशा आए और आकर के उन्होंने कहा, दोनों बार उन्होंने माफ़ी मांगा और काफ़ी रिक्वेस्ट किया लालू जी से, तेजस्वी जी से कि भाई अब नहीं होगा, अब माफ़ कर दीजिए, भाजपा वाला ऐसे है वैसे है, बर्बाद कर देगा फलना। हम उसमें बैठक में मौजूद थे जब वो दोबारा जो आए थे। अच्छा, आप थे उस बैठक में मौजूद था। उन्होंने हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगा, तो वीडियो भी वायरल हुआ है बहुत कि हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, अब दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं होगी। उन्होंने कहा बोला कि वो जन्म कभी किसी जन्म में नहीं जाएंगे। हाँ, वो तो कह चुके हैं कि मरना पसंद करेंगे लेकिन भाजपा जाना पसंद नहीं करेंगे। और कोई कारण नहीं था जाने का। पहली बार तो उन्होंने बहाना लगाया कि भ्रष्टाचार का आरोप है, फलना है ढेकना, जबकि उसमें भी कुछ नहीं मिला। लेकिन अभी तो कोई कारण नहीं था। इतना कॉपरेट कर रहे थे तेजस्वी जी कि पार्टी के लोग उनको कहते थे कि भाई आप डिमोरलाइज हो रहे हैं, ये है वो है थोड़ा। तो उनका मकसद था तेजस्वी जी का कि चलो भाई जो कुछ भी हो, भाजपा को रोकना हमारा मकसद है। तो हम दोनों बार भाजपा को रोकने के लिए वो आए, तेजस्वी जी, लालू जी या पार्टी के कोई आदमी आज तक नीतीश जी के यहाँ नहीं गए हैं। हमेशा नीतीश जी लालू जी के यहाँ आए हैं कि अलायंस कर लीजिए। तो हम तो वही हैं, वो आए और गए, आए और गए। क्यों ऐसा कर रहे हैं नीतीश कुमार? तो वो उन्हीं से पूछिएगा ना। तो आज एक बात समझिए, दो आदमी इस बार जो भारत की सरकार है, देश की जो सरकार है, वो नहीं आनी थी दोबारा। तो खत्म हो गया था, चैप्टर क्लोज हो गया था। सिर्फ दो आदमी इसके जिम्मेदार है, उनको कभी हिंदुस्तान माफ नहीं करेगा। और मुसलमान ही नहीं, तमाम सेकुलर आवाम। देखिए, इस देश में एक बड़ी आबादी सेकुलर लोगों की है। हिंदू समाज में भी 10% होंगे कॉमनल। अब कहिएगा तो भाई वोट कैसे पड़ जाता है? तो वोट क्या है, जो लोग है, गरीब गुरबा है, देख रहा 5 किलो चाय वाला फलना ढिकना पर वोट दे देता है, वो अलग बात है। दो आदमी को देश कभी माफ नहीं करेगा, एक नीतीश कुमार जी, एक प्रशांत किशोर जी। नीतीश कुमार जी अगर नहीं जाते उधर तो हम लोग 40 का 40 सीट जीत जाते और सरकार नहीं बनती। हाँ, और प्रशांत किशोर को इसलिए माफ नहीं करेगा कि प्रशांत किशोर भाजपा के स्लीपर सेल हैं। लेकिन लोकसभा में तो नहीं थे प्रशांत। हम बता रहे हैं क्या किया उन्होंने। जब भाजपा ने देखा कि मेरी सरकार अब नहीं आएगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फेज तक जबरदस्त लगा, उनके पास तो सरकार है, सारे इंटेलिजेंस है, पता लग गया। तब उन्होंने प्रशांत किशोर को आगे किया। और प्रशांत किशोर चुप थे, खामोश थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। लेकिन 2 या 3 फेज के बाद, 3 फेज के बाद तकरीबन, वो सारे चैनल्स पर इंटरव्यू देना शुरू कर दिए कि भारतीय जनता पार्टी 400 से ज़्यादा सीट जीत रही है, 400 से ज़्यादा सीट जीत रही है। ये धड़ाधड़ बोलना शुरू किए, दिन भर वो चैनल पर रहते, नैरेटिव बना दिया उन्होंने, सेट कर दिया कि प्रशांत किशोर का एक परसेप्शन बना हुआ था कि भाई ये बिहार के चुनाव के बाद और बंगाल के चुनाव के बाद, खासतौर से तेलंगाना के चुनाव के बाद, की परसेप्शन बना हुआ था। आम लोगों को लगा कि प्रशांत किशोर बोल रहा है, जो बोल रहा है वही होता है, कि सही बात है, जानकार है, डेटाबेस बोल रहा है। इस वजह से जो फ्लोटिंग वोट होते हैं 20%, वो भाग गए बीजेपी की तरफ। सरकार बन रही होती तो लोग उधर ही चलता है। जो अधिकारी लोग थे उनका और मतलब और झुकाव हो जाता करने लगे। इलेक्शन कमीशन है, उसमें जो अधिकारी लोग नीचे के थे, इलेक्शन कमीशन तो ऑलरेडी भाजपा का एक प्रकोष्ठ है ही है, लेकिन नीचे के अधिकारी लोग हैं, सब लोग को लगा प्रशांत किशोर बोल रहे हैं। तो दो आदमी को देश कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन अब तो प्रशांत किशोर डायरेक्ट आपकी लड़ाई में आ गए। एक तरफ नीतीश कुमार हैं, बीजेपी है, प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ेंगे अलग से। जनता को मौका मिला है 25 में। अब तो जनता को मौका मिला है
उन लोगों को जो नहीं चाहते थे कि ये सरकार, ये जालिम सरकार फिर से आए, ये महंगाई वाली सरकार फिर से आए, दलित विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी सरकार फिर से आए, उन लोगों को तो मौका मिला है प्रशांत किशोर को जवाब देने का, अच्छे से तेल उल लगा करके, अच्छे से एकदम सरसों का तेल। लेकिन नुकसान तो पहुंचाएंगे आपको 25 में, और मुस्लिम वोटों पर फोकस कर रहे हैं। और अभी जो उपचुनाव हुआ, देखिए, ये 4-5 सीटों पर बिहार में, ये लोकतंत्र, तो उसमें उन्होंने सीधे सीधे आपको नुकसान पहुंचाया है। ये लोकतंत्र है, सबों को अधिकार है पार्टी बनाने का, चुनाव लड़ने का, सबको अधिकार है। हजारों पार्टी इस देश में है, हम किसी को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन तय जनता को करना है। जनता तय करेगी कि कौन क्या है, कौन ए टीम है, कौन बी टीम है, जनता तय करेगी किसको हमको वोट देना। वही तो कह रहा हूं मैं कि जनता को यह मौका मिला है, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी बना के मैदान में नहीं उतरते तो जनता को यह मौका जवाब देने का नहीं मिलता। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो आपको क्यों लगता है कि वो बी टीम है बीजेपी की या ए टीम है? मैंने कहा ना आपसे कि उनका मकसद कहाँ है। उनको भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। अगर मैं कहाँ कह रहा हूं कि नहीं अधिकार है, लेकिन आप देखिए कि जब से वो पार्टी बनाए हैं, जितनी भी मीटिंग कर रहे हैं खाली मुसलमानों की, प्लिंथ हम ही बनेंगे। उन्होंने अपने समाज की एक भी मीटिंग की है और किसी की मीटिंग की है? या फिर उससे ज़्यादा आसान तरीका ये है कि जो अभी वोट 4 सीट पर उनको आया है, किसने वोट किया उनको? आपको याद होगा 2009 में कांग्रेस पार्टी अलग लड़ गई थी लोकसभा में। कांग्रेस पार्टी के जो कोर वोटर हुआ करते थे, अपर क्लास के वोटर, वो मुसलमानों की बस्ती में घूमना शुरू कर दे कि वक्त आ गया हम लोग का पुराना गठबंधन फिर से हो जाए, पुराना गठबंधन हो जाए। पूरा गांव अपर कास्ट के लोग हमारे घूमना शुरू कर गए हमारे भाई। मुसलमान को लगा कि नहीं, मुसलमान तो जज्बाती कौम होता है, इनको तो बस दिखता है बस वही, नहीं एकदम सबक सिखाना है, फलाना है, ढिकाना है। जो वो लोग समझाने लगे, चौक चौराहा करके बैठने लगे, वो लोग खैनी बनाया कहेगा लालू ऐसे वैसे, मतलब उन शब्दों को मैं दोहरा भी नहीं सकता जिस तरह के वो बोलते हैं। हाँ ठीक कहते हैं, ये बेचारा जज्बाती कौम है, गरीब है, इसको कमाने से फुर्सत कहाँ है कि सोचे उतना। नतीजा ये हुआ कि सारे लोग उन लोगों के बहकावे में आ गए, राताराती वो लोग शिफ्ट कर गए बीजेपी में, और ये मुसलमान शिफ्ट कर गए कांग्रेस में। नतीजा ये हुआ कि ना खुदा ही मिला, ना वैसाले सनम, न इधर के रहे ना उधर के रहे, ना कांग्रेस जीती ना राजद जीती, सब जगह ही लोग जीत गए। तो ये तो समझने की जरूरत है। इसी तरह 4 सीट पे क्या हुआ है, किन लोगों ने वोट किया प्रशांत किशोर जी की पार्टी को? तो ऐसा क्या हुआ कि मुसलमान आरजेडी को छोड़कर प्रशांत किशोर की तरफ चले गए? आरजेडी को नहीं छोड़ा, वही 2-4-5 हजार वोट गया। होता क्या है ना कि थोड़े सही से वोट से गड़बड़ होता है क्या कि जो भाजपा का वोट है वो वोट तो एक मुश्त हो जाता है, और हमारे वोट जो वो बिखर जाते हैं, बिखराने। अब देखिए ना भाजपा, अब महाराष्ट्र में आप नज़दीक से देखे हैं चुनाव को, आप हरियाणा में नज़दीक से देखे हैं, भाजपा क्या करती है, हर जगह 2-4 निर्दलीय भी खड़ा करवा देती है सबको पैसा दे करके, कि जो वोट हमको नहीं मिलना है वो वोट जो है मुंतशिर हो जाए। लेकिन बिहार में, झारखंड में मुस्लिम वोट मुंतशिर नहीं हुआ, बहुत अच्छा जीते हम लोग, और वहाँ मुसलमानों ने अच्छी खासी पोलिंग की। लेकिन बिहार में आपके लिए एक और बड़ा चैलेंज है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। 2020 में भी आपको नुकसान पहुंचा था उसका, और इस मरतबा और ज़्यादा मजबूती के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं। उपचुनाव में भी उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया? नहीं, मुझे लगता है कि मैं गया था अभी उस इलाके में, मैं घूमा था सब जगह, सब लोगों को समझ में बात आ गई है। उस वक्त एक अजीब सा माहौल, कहा ना कि लोग उस तरह के जो भाजपा के लोग होते हैं, भाजपा से के पास बहुत सारा संगठन है, अपना मुस्लिम विचार मंच भी है, क्या है, और वो लोग काम करते हैं जो मीडिया में नहीं आता है। कहीं गांव में गए, ठंडक का ज़माना, घूड़ लगा हुआ, बैठ गए, चाचा, तो हाँ अब बैठ गए अपना, और उसी में बात शुरू कर दिया, अरे फलनमा ऐसे, चिलनमा वैसे, हाँ ठीक कहते हैं। तो वो लोग इस तरह करके समझा करके, मैंने कहा ना कि आखिर सारे लोग तेजस्वी जी को ही टारगेट क्यों करते हैं? आप चैनल चलाते हैं ना, आपको बहुत सारे लोग टारगेट करते होंगे, आप क्या बिगाड़ रहे हैं किसी का? आप तो मजलूमों की आवाज़ बन रहे हैं। यही अगर आप गलती कर रहे हैं तो करते रहिए, यही गलती करते रहिए, आप डरिए मत। तो तेजस्वी जी, लालू जी, तारीख गवाह है कि जब जब
मुसलमानों पर जुल्म हुआ है, दलितों पर जुल्म हुआ है, सबसे मुखर आवाज़ तेजस्वी जी लालू जी की निकली है। विधानसभा में जब भाजपा के एक मेरे बचौल ने कहा था कि मुसलमानों के वोट के अधिकार को छीनना चाहिए, तेजस्वी जी खड़े होकर कहा कि किसकी माँ ने दूध पिलाया है कि तेजस्वी के रहते छीन लेगा। दूसरे किसी पार्टी की हिम्मत हुई बोलने की। जितने भी मसाइल आए हैं, जितने भी हालात आए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय ने मुखर होकर लड़ाई लड़ने का काम किया है। लेकिन दूसरे भी तो लड़ाई लड़ते हैं, वो भी आवाज़ उठाते हैं, वैसे भी लड़ाई लड़ते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो क्या वैसे को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? मैंने कब कहा कि नहीं? मैंने कहा ना, लोकतंत्र है, सबको ये आज़ादी है चुनाव लड़ने की, उनको पार्टी लॉन्च करने की, सबको है, लेकिन फैसला तो जनता करती है ना। तो किस तरह वैसे के चैलेंज का सामना करेंगे इस बार आप? क्योंकि एक तरफ प्रशांत किशोर भी होंगे, वो भी मुसलमानों को ज़्यादा टिकट दे रहे हैं, वैसे भी मुस्लिम वोट को, और आपका भी जो बेस है वो मुस्लिम वोट है। देखिए हमारे पास सारे वोट हैं, मुस्लिम भी हैं, पिछड़े भी हैं, दलित भी हैं। प्रशांत किशोर के पास कौन वोट है? सिर्फ एक वोट से, देखिए राजनीति एक जात से नहीं होती, जमात से होती है। और बिहार के लोगों ने तय कर लिया है, बिहार के लोग 20 में धोखा खा चुके हैं, इसलिए कि बिहार के लोग इस बार कोई धोखे में नहीं आने वाले हैं। बिहार के लोग 20 में धोखा खाए हुए हैं। लोगों ने देख लिया था कि हम लोग, एक होता है ना कि हार गए, एक होता है कि जीत के हार गए। निवाला मुंह के आकर के यहां से छिना गया। लोगों ने जो झेला है, जो दुश्वारियां होती है थाने में, ब्लॉक में, समरनालय में, जो दुश्वारियां होती है मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को, जो दुश्वारियां होती है ना, जो जॉब करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस में हैं, उनको किन किन हालात से गुजरना पड़ता है, वो सब हालात उनके सामने हैं, तो वो सब झेल रहे हैं। तो लोग, अच्छा नीतीश जी की हालत ये है कि सब लोग जान चुके हैं कि भाजपा नीतीश जी को ख़त्म करने में लग गई है, बस चुनाव भर उनको साथ रखेगी। चुनाव ख़त्म हुआ उसके बाद नीतीश जी का वो हाल करेगी, पता नहीं, हो सकता है उनका हाल जो है जॉर्ज वाला कर दे। मतलब इस बार नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर का चेहरा नहीं बनेंगे क्या? नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा तो बनाया है बीजेपी ने, लेकिन लड़ाई नीतीश जी से है नहीं, लड़ाई सीधा भाजपा से है। बीजेपी वर्सेस आरजेडी, बीजेपी वर्सेस आरजेडी है। और एक तो नीतीश जी भी भाजपा के, आप समझ रहे हैं कि विचारधारा से पूरी तरह सहमत हो चुके हैं। अब तो भाजपा ने उनको कमल पकड़ा के पूरा पटना घुमाया। कल मैं सुन रहा था राज्यसभा में या लोकसभा में, वो तकरीर कर रहे थे ललन सिंह, वो नीतीश कुमार का एक बार भी नाम नहीं ले रहे थे, मोदी मोदी किए जा रहे थे। कह रहे हैं कि भाजपा जेडीयू में अब नीतीश जी को हटा करके उस पर कब्जे की लड़ाई चल रही है, कौन करेगा कब्जा। जैसे शिवसेना और एनसीपी का। हाँ, वही हाल होगा इनका। इनको कहा गया है, जेडीयू नेताओं को, जिन लोगों ने कब्जा करना है, जिन लोगों ने ये बेड़ा उठाया है, उन लोगों को कहा गया है भाजपा की तरफ से कि चुनाव तक खामोश रहो। कौन नाम है इसमें? नहीं, वो तो खैर, तो उनको कहा गया है चुनाव तक खुश रहने के लिए। सब जान रहे हैं कौन लोग हैं, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जो प्रशांत किशोर है, जैसे ही ये चुनाव खत्म होगा वैसे ही जेडीयू का विलय हो जाएगा, माइनस नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी भी चले जा सकते हैं, लेकिन वो होशो हवास में नहीं रहेंगे। उनका हाल कांचीराम हो चाहे जॉर्ज फर्नांडिस हो, उनका हाल वही होगा, उनको एक रूम में पैक कर दिया जाएगा। अभी नीतीश जी बेचारे, अफसोस भी होता है, इतना बड़ा उनका कैरियर रहा है, उनका क्या हाल कर दिया है भाजपाइयों ने। तो लड़ाई भाजपा से है, सीधी लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है। तो इस बीच जो लोग भी आएंगे भाजपा की मदद करने के लिए, बिहार की जनता को बेवकूफ़ समझने वाले लोगों, बिहार के लोग बेवकूफ़ नहीं, इमोशनल हैं, सीधे लोग हैं। तो 20 का दर्द जो है ना, वो 30 अभी तक गया नहीं। मैं अभी घूमा हूँ कई ज़िला में, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर जी, सब जिला, सब लोग यही कह रहे हैं कि अब सब लोगों को समझ में आ गया है, अब हम लोग एकदम बस तैयार हैं। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, सारे समाज के लोग। नीतीश कुमार ने अगर फिर से पलटी मारी 2015 की तरह और मिल करके महागठबंधन बने तो पॉसिबल है? तो जैसे यादव एक्सेप्ट करेंगे लालू यादव नीतीश कुमार को इस बार? एक बात बता देते हैं हम आपको, ये सब कोई सवाल ही नहीं है। क्या करेंगे नहीं करेंगे वो उनका मामला है। हमारी पार्टी सिर्फ इतना जानती है कि भाजपा का सपना है कि बिहार और बंगाल पर कब्जा कर लें।
जिस दिन बिहार और बंगाल पर कब्जा किया, वो बंगाल के कुछ हिस्से को काट के और सीमांचल के ही का हिस्सा है वो मिला करके वो एक स्टेट बनाएगा। खुलेआम बोल भी चुके हैं वो। क्या मकसद है इस स्टेट के बनाने का? उनका मकसद एक तो ये है कि मुसलमानों की जो आबादी है बिहार में, उसकी आधी आबादी सिर्फ सीमांचल में है। जब सीमांचल कट जाएगा तो बाकी बिहार को बचेगा क्या? फिर मुस्लिम वोट जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, बेवकूफ़ हो जाएगा। और इनको तो दुश्मनी मुसलमानों से है, दलितों से है। तो सीमांचल में सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं और फिर दलित आदिवासी हैं। इन पर जुल्म ढाना, जो कश्मीर जो हाल कर रहे हैं। तो बंगाल में भी कुछ हिस्सा मुसलमानों का, जो निचली बंगाल में जो इलाका मुसलमानों का है, उसको कट कर देगा। बंगाल भी पूरी तरह से फ्री हो जाएगा, वहाँ की भी एक बड़ी आबादी कट करके इधर हो जाएगी। फिर बंगाल में भी वही हाल हो जाएगा, मुसलमानों की आबादी 10-12% बच जाएगी। तो ये एक प्लान है, खतरनाक डिज़ाइन है इनके पास। तो इसलिए भाजपा के लोग, ये कभी हो, जब तभी हो पाएगा जब दोनों जगह इनका सीएम हो जाए। चूँकि बिहार असेंबली से या बंगाल असेंबली से इसका एक जब तक वो प्रस्ताव पास नहीं होगा उस वक्त नहीं। हाँ, केंद्र को भेजना पड़ेगा। तो इनका सपना है। और बिहार और बंगाल एक ऐसी जगह है कि यहाँ, अच्छा, दोनों बांग्लादेश से ये बॉर्डर लगता है जी। तो बहुत खतरनाक डिज़ाइन इनका है। तो इसलिए बिहार के लोग इस डिज़ाइन को समझ रहे हैं, सीमांचल के लोग भी समझ रहे हैं। बंगाल के लोगों ने ये बता दिया कि मैं खूब समझता हूँ, माछ भात खाई छे, है ना। तो यहाँ के लोग भी समझ रहे हैं, सब लोग। इसलिए बिहार के लोग किसी भी वैसे व्यक्ति को, चाहे कारी सुहेबी क्यों नहीं हो, जो भाजपा को जीतने में थोड़ी भी मदद करता होगा, उसको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर के बारे में एक बात है कि वो मुस्लिम वोट को, या जो सेकुलर पार्टियों का वोट है, उसी में वो सेंध लगा रहे हैं। जो बीजेपी का वोट है उधर प्रशांत किशोर नहीं जा पा रहे अब तक जो चुनाव हुए हैं। ऐसा आपने सुना है ना, प्रशांत किशोर जी का जितना भी स्पीच मिला होगा, लालू जी तो शुरू करते हैं, तेजस्वी जी पर ख़त्म करते हैं। उनका टारगेट ही है। लेकिन हुकूमत में तो सब एनडीए है, नीतीश कुमार है, बीजेपी है। वही तो कह रहे हैं। तो ये तो जनता यही ना समझ रही है कि वो लालू जी पर शुरू करते हैं या तेजस्वी जी पे ख़त्म करते हैं। जब ये 20 साल से, तकरीबन 20 साल होने जा रहा है, नीतीश जी सीएम है, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 20 साल पहले की बात क्यों याद करते हो यार अभी? वो तो एक अलग सवाल है, उसका एक अलग जवाब है। 2005 से कंटिन्यू 25। लेकिन अभी 20 साल एक वक्फा होता है, बच्चा पैदा होता है, वो बालिग हो जाता है। आप उसकी बात करो ना। लालू जी पर शुरू होते हैं, तेजस्वी जी पे ख़त्म करते हैं। उनको जो टारगेट दिया गया वही काम करेंगे ना। किसने दिया है टारगेट? दुनिया देख रही है, बिहार के लोग जानते हैं। इस बार के मुद्दे क्या होंगे? आखिरी सवाल है, बिहार में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे आप लोग बिहार में? हमारा तो क्लियर कट मुद्दा है। तेजस्वी जी ने जो वादा किया था उसको पूरा किया। 5 लाख लोगों को रोजगार दिया और 3 लाख लोगों का, समझिए कि रोजगार दिया हुआ, सब कुछ हो चुका है। बस उनका नोटिफिकेशन होना बाकी है, जो नीतीश जी अभी तक नहीं कर रहे हैं। शायद करें, या इस दुश्मनी में ना करें कि भाई तेजस्वी का किया हुआ है ये। तो रोजगार, महंगाई, इंसाफ, दवाई, कमाई, ये सारी चीज़ जो है, हमारा मुद्दा यही है। तेजस्वी जी हमेशा कहते आए हैं कि भाई जब लोगों के पास रोजगार होगा तो फालतू सोचेगा ही नहीं। कारी साहब इस बार चुनाव लड़ेंगे या लड़ाएंगे सबको? नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं सोचा। मैं आज एमएलसी हूँ, आप यकीन जानिए। मैं आपके चैनल पर वो जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मैं कभी आज तक अपनी पूरी ज़िंदगी कभी किसी से मांगने नहीं गया, किसी को कहने नहीं गया। प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया तो मुझे बुला के बनाया, मुझे पता नहीं था। बनने से 1 मिनट पहले तक मुझे पता नहीं था। मुझे बुलाया गया कि आप पटना आइए। जब मैं पटना गया तो फिर मुझे कहा गया कि ऑफिस आइए। जब ऑफिस गया तो मैं ऑफिस बैठा था, वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गया तो फिर मुझे बुलाया गया। फिर मुझे खड़ा कर कहा गया कि मेरे यूथ के प्रेसिडेंट है। उस वक्त पता चला कि प्रेसिडेंट हो गए। फिर एमएलसी भी बनने में मैं कभी किसी के पास कहने नहीं गया कि हमको बना दीजिए। हमको फ़ोन आया और कहा गया कि आप अपना पूरा वो भेजिए, आधार कार्ड वगैरह सब। बायोडाटा नहीं, आधार कार्ड वगैरह और 2 फोटो ये वो भेजिए। हम बोले भेज देते हैं, क्या है? तो बताया गया कि भाई ऐसे ऐसे आपको बनाया जा रहा है, लीजिए पापा से बात कर लीजिए। तो नेता ने
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात कराया, तो ये खबर दी और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि चलो तुमको बना दिए, सब लेके आ जाओ जल्दी जल्दी। तो मैं पहले अपने वालिद साहब के कब्र पे गया और बार बार पटना से फ़ोन आ रहा था, लेकिन मैंने कहा कि ना, अपने वालिद, चूँकि आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने वालिद रहमतुल्लाह अलैह और वालदा की दुआओं की बदौलत, उनकी तरबियत की बदौलत, उनकी दुआ उनकी तरबियत न होती तो मैं कुछ ना होता। मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ उनको दुआओं का समरा है। तो मैं अपने वालिद के यहाँ गया, गांव मुजफ्फरपुर था, तो मुजफ्फरपुर से गांव गया, और हुआ गांव जाके वहाँ फातिहा पढ़ा, फातिहा पढ़ के फिर मुजफ्फरपुर आके फिर पटना गए, बाकी सारी चीज़ें हुई। तो कोई प्लान नहीं, अगर पार्टी लड़ा दे, टिकट दे तो लड़ेंगे चुनाव? मुझे लगता है कि हमने उस पर कुछ सोचा ही नहीं है। कोई सीट तो चुना होगा आपने कि ये? मैंने कहा ना, कुछ सोचा ही नहीं तो चुनेंगे कैसे? हम तो बस काम कर रहे हैं। मैंने ये भी नहीं सोचा था कि हम MLC हो जाएंगे, अल्लाह ने बना दिया। अल्लाह का जो हुक्म होगा वही होगा। तो आपकी कुर्बत ज़्यादा किन से, लालू जी से या तेजस्वी जी से? नहीं नहीं, ये कोई सवाल नहीं है। हमारी कुर्बत सब लोगों से है, और आदरणीय राष्ट्रपति लालू जी ने मुझे जितना प्यार दिया है, मैं उनके एहसानों को कभी भूल नहीं सकता है। लालू जी ने ही मुझे सब कुछ दिया, आगे किया, उन्होंने प्रमोट किया, मुझे ये किया वो किया, सब कुछ किया। और मुझे लगता है कि तेजस्वी जी हों या तेज प्रताप जी हों या मीसा जी हों या राबड़ी जी हों, जो भी हो फैमिली के लोग हैं, सबके लिए या पूरी पार्टी के लिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी हैं, हमारे लिए भी हैं, सब लोग वही हैं। लालू जी और तेजस्वी जी ये लोग चूँकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नेता विरोधी दल हैं, भावी मुख्यमंत्री हैं, बिहार के नेता हैं, चेहरा हैं, तो सब लोग हैं। लेकिन सब लोग मुझे प्यार करते हैं, पूरे परिवार के लोग मुझे बहुत मानते हैं, और सबका मेरे ऊपर बहुत एहसान है। मेरे वालिद हमेशा कहते थे कि जिसने इंसान के एहसान को याद नहीं रखा, वो अल्लाह के एहसान को क्या याद रखेगा। तो मैं उस परिवार के एहसान को कभी भूल नहीं सकता। और साथ साथ जिन जिन लोगों ने मेरे साथ एहसान किया है, एक कतरा भी, एक कतरे के बराबर भी मैं उनके एहसानों को कभी भूल नहीं सकता। जो लोग भी बदगुमान होते हैं या किसी का सुन के कुछ सोच लेते हैं, वो मुझसे मिलने के बाद उनका जहन साफ हो जाता है। मतलब आप क्लियर कर देते हैं, दूर से लोगों को बदगुमानी रहती है, कुछ लोग बदजन हो जाते हैं। के बारे में किसी को बदगुमानी हो सकती है, लेकिन जब आपसे मिलेंगे तो बदगुमानी दूर हो जाएगी। बिल्कुल। ऐसे बहुत लोग मुझसे, सैकड़ों लोग मुझसे मिले, अब मिल के कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं हमको नहीं समझ में आता था, लोग ऐसे बोलता था, वैसे बोलता था। तो हम कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते। मेरे वालिद रहमतुल्लाह अलैह हमेशा कहते थे कि मशवरे में अमीन होना, और कभी किसी के बारे में बुरा मत सोचना। कोई बुरा तुम्हारे साथ करे तो उसको बर्दाश्त कर लेना। बहुत तकलीफ़ हो तो 2 रकात नमाज़ पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगना कि अल्लाह ताला उसके दिल को तुम्हारी तरफ मुतवज्जह कर दे। अल्लाह मैं गलत नहीं हूँ, वो गलत सोच रहे हैं, उसके जहन को तू मुतवज्जह कर दे। तो मैं भी वही करता हूँ। आप मुसलमानों का चेहरा है, RJD के जो मुस्लिम लीडर उसमें इस वक्त आप पहले नंबर पर हैं, तो उधर से किस पार्टी के लीडर की तरफ से ज़्यादा आपकी मुखालफत होती है, या कौन आपको सबसे बड़ा अपना हरीफ समझता है? सबसे पहली बात तो ये है कि हम मुसलमानों के लीडर वीडर नहीं हैं। हम सबसे छोटे कार्यकर्ता हैं, और इस दल में भी सबसे छोटे कार्यकर्ता हैं। और लीडर जो लफ्ज़ है वो बहुत बड़ा लफ्ज़ है, कि वो आसान चीज़ नहीं है। अभी मैं सीख रहा हूँ। अल्लाह ने माँ बाप की दुआओं से MLC बनाया है, उन लोगों के एहसान से। तो MLC होने का मतलब ये नहीं होता है कि हम लीडर हो गए। अभी हम सीख रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हम लोगों के लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हैं, अली अशरफ फातमी साहब हैं, या और भी लोग हैं, सीनियर लोग। हमसे जितने भी सीनियर हैं, मैं तो सबसे जूनियर हूँ। अभी जितने मुस्लिम लीडरान हैं, सब हमसे 5 साल, 10 साल, 4 साल, 3 साल पहले MLA हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, एज में भी सब बड़े होंगे, एज में भी सब बड़े हैं, एज में भी सब बड़े हैं, और पद में भी सब बड़े हैं। तो हम सबसे छोटे, बहुत अदना से कार्यकर्ता हैं, और हम ये चाहते हैं कि हम लोगों का काम करें, उनकी जिम्मेदारी को अदा करें, लोगों की आवाज़ बने। और हाँ, मैं जब सदन में बैठता हूँ तो ये सोचता हूँ कि मैं मदारिस की आवाज़ हूँ यहाँ पे, उलमाओं की आवाज़ हूँ यहाँ पे, इतना मैं सोचता रहता हूँ, उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। तो आप हैं कारी सुहैब साहब, बिहार असम्बली में MLC हैं। बिहार
राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है उसके युवा के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और लगातार मुसलमानों के, दलितों के और इस तरह के जितने इश्यूज़ होते हैं सब पर बेबाकी के साथ आप बोलते हैं, ख़ासतौर पर हुकूमत में जब हों या हुकूमत के ख़िलाफ़ हों, जो मुसलमानों से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं आवाज़ उठाते रहे हैं। कारी साहब साहब, बिहार में 2025 में असम्बली का इलेक्शन है, अक्टूबर बहुत कम दिन बाकी रह गया है और दिल्ली चुनाव के बाद बिहार चुनाव का ही नंबर आएगा। तो आपको कैसी लगी बातचीत? इनसे मैंने हर तरह का सवाल किया, इन्होंने जवाब दिया है। आपको इनका जवाब कैसा लगा? आप इनके जवाब से मुतमईन है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। फिर मुलाकात होगी, बातचीत होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स को फॉलो भी कर लीजिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।